अच्छा, ये आप में से जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया, अगर उनको कोई पिछले टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टडीज़ इसलिए की जाती हैं, इसको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमें डाटा एक्सट्रैक्शन, अगर हमें कोई भी ऐसा केस आ गया है जिसकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रग इंफॉर्मेशन से नहीं मिल रही, तो हमें स्टडीज़ देखनी पड़ती हैं। उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, एविडेंस बेस्ड स्टडी चेक करना पड़ती है। तो अगर तो आपको उस स्टडी को पढ़ना आता होगा तो आप उसमें से अपने केस को हेल्प आउट करेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं और कौन कौन सी डिज़ाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और मेरा ख्याल आप लोगों के पास पीडीएफ ऑलरेडी मौजूद है। तो कौन कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल होती है, प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर के लिए होती हैं या प्रेजेंट तक की हो, प्रेजेंट तक आती हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो पास्ट की होती हैं। इसी तरह कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और कुछ में एक्सपेरिमेंट को ज्यूम किया जाता है, कौसी एक्सपेरिमेंटल होती हैं, और कुछ रेंडमाइज होती हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन ट्रायल्स होते हैं। तो ये आपके सामने रखा था, इसमें बताया था जो सबसे नीचे वाली हैं उनकी जो आप ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, जितनी आप ऊपर जाते रहेंगे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो आरसीटीज जो सी है ना, अगर आप बात करते हैं कि स्टडी जो खुद की जाती है वो मैक्सिमम आरसीटी तक होती है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं आपको। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को जब इकट्ठा मिल के लिखा जाता है तो उसको सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं, जिसमें हम सिस्टमेटिकली बहुत सारी स्टडीज़ को इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और एक फाइनल अजम्पशन देते हैं। और मेटा एनालिसिस तब कहा जाता है जब हम उसके साथ रिजल्ट को या कंक्लूजन के अंदर या रिजल्ट के अंदर हम फिगर्स भी यूज़ करते हैं। फिगर मतलब ये कि इतने परसेंट इससे ये ज़्यादा है। पहले हम ये बताएं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वाली मेडिसिन इस वाली मेडिसिन से स्ट्रॉन्ग है, कि मैं आपको कहता हूँ कि लिसिनोप्रिल जोन सी है वो इरबी सार्टन से बेहतर है, ये सिस्टमेटिक रिव्यू है जब मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 गुना बेहतर है तो वो मेटा एनालिसिस है, क्योंकि मैंने अब उसके अंदर फिगर्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, मैंने किया भी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, अपना मेटा एनालिसिस आपको दिखाता हूँ जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रेंथ होती है कि आपकी स्टडी के अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, या इसको कितना अंदर से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वैलिड कितनी है। तो उसके लिए आपका स्टडी सैंपल देखा जाता है, आपका साइज देखा जाता है, आपका पावर ऑफ स्टडी निकाली जाती है। पावर आगे आएगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में। और एक्सटर्नल ये होती है कि हम इसको किसी और पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं। बाइसनेस यही सिंपल सी थी कि आपका कोई एरर आ रहा है, कि सिलेक्शन में कोई गलती हो रही है आपसे, ऑब्जर्व करने में गलती हो रही है आपसे, रिकॉल याद करने में कोई गलती आ गई पार्टिसिपेंट से, या इंटरव्यू बाइस हो गया कि आपने मेरे से कुछ और इंटरव्यू लिया, किसी और से कोई और इंटरव्यू लिया, ठीक है। और उसके अलावा मिस क्लासिफिकेशन, डिफरेंशियल और नॉन डिफरेंशियल, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन की है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं की। तो बाइस को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जोन सा है उसमें मीन डाटा आप निकाल लें, एवरेज वैल्यू निकाल लें तो आपका बाइस कंट्रोल हो जाएगा। और उसके अलावा एनालिसिस के कुछ तरीके होते हैं। कंफाउंडिंग के बारे में मैंने बताया था, कंफाउंडिंग सिंपल सी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है लेकिन आपने अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं किया, तो वो कंफाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो उसको कैसे कम किया जाता है? रेंडमाइजेशन से किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन से किया जाता है, मैचिंग से किया जाता है, ये अमूमन सवाल आ जाता है। और अगर एनालिसिस के तरीके से करना है तो फिर स्ट्रेटिफिकेशन या मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। स्टडी डिजाइन से पहले 3 आ जाएंगे, अगर स्टडी डिजाइन का पूछेगा तो पहले 3 आंसर है, और अगर एनालिसिस का पूछेगा तो आखिरी 2 में से। तो ये कॉजुअलिटी एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपस में क्या कॉज क्या है, टेम्परेरी कॉज है, स्ट्रेंथ होती है कि वो जी स्ट्रेंथ उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, या कोई बायोलॉजिकल कॉज है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने आपको दवाई दी, आपका दर्द कम हो रहा है या नहीं हो रहा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये कॉजेज होती है। तो केस रिपोर्ट और केस सीरीज सबसे छोटी है कि कोई भी चीज़ आपको रेयर साइड इफेक्ट मिला है वो आपने रिपोर्ट कर दी है, वो केस रिपोर्ट है। अगर आपने ज़्यादा रिपोर्ट की हैं तो वो केस सीरीज हैं। ये सबसे मिनिमम लेवल ऑफ रिसर्च है, इसके अंदर कोई भी एसोसिएशन नहीं निकलती, लेकिन आप ये बताते हैं कि हमने ये पेशेंट हमारे पास आया, उसने ये दवाई ली और उसको ये प्रॉब्लम हुआ, आपने ये नहीं बताना क्यों हुआ ना, आप ये इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ 2 किस्म की होती हैं, एक होती है केस कंट्रोल और एक होती है कोहोर्ट। केस कंट्रोल में एक तरफ आपके पास केसेस होते हैं और दूसरी तरफ कंट्रोल होता है जिसको बीमारी नहीं होती।
दोनों के माजी में जाके हम देखते हैं कि दोनों के पास रिस्क फैक्टर था या नहीं था। तो ये कोहोर्ट है, सॉरी केस कंट्रोल है, क्योंकि एक केस है और दूसरा कंट्रोल है, और ये माजी में जाके देखनी है, तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है और इसमें रिकॉल बायस आ सकता है। और दूसरी आ जाती है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट दो किस्म की होती है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। दोबारा बता रहा हूँ कि केस कंट्रोल जोन सी होती है वो सिर्फ सीधी पीछे की तरफ जाती है, जबकि कोहोर्ट जोन सी है वो यू टर्न लेती है। पहले आप पीछे से पीछे जाएंगे, शुरू करेंगे, फिर आगे की तरफ वापस आएंगे, ठीक है ना। और अगर वो प्रेजेंट में खत्म हो रही है तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव है, और अगर वो फ्यूचर में जा रही है तो फिर वो प्रोस्पेक्टिव है। आगे हम आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सिंपल सी है कि आपने प्रेवलेंस देखनी है कि भाई ये डिजीज़ पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या ये बीमारी होती है या नहीं होती है। इसे इस स्टडी के बारे में हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसे कहते हैं। तो इसमें दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, इंसिडेंस आ जाता है, प्रेवलेंस आ जाती है। इंसिडेंस होता है कि अभी कितना हुआ है, और प्रेवलेंस है कि कितना पाया जाता है, ठीक है। मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज, कि कितना हो सकता है कि भाई इसका इंसिडेंस रेट क्या है, या आप कहते हैं टीबी का इंसिडेंस रेट कितना है। और दूसरा है कि प्रेवलेंस कितनी है, अभी पाकिस्तान में कितने टीबी के केसेस है, तो ये प्रेवलेंस है। तो रिस्क रेशो, ऑड रेशोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1 होती है तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट होती है। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब यही होता है कि इसने किसी भी किस्म का डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ठीक है। इसकी मैं आपको आरआर की एक एग्जांपल दूंगा आज, मैं आपको अपनी एक स्टडी भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प होगी। दूसरा है कि अगर तो कम होती है तो नेगेटिव एसोसिएशन है, और अगर प्लस होती है, ये याद रखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा अभी कि नेगेटिव एसोसिएशन है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है। एक से वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव होगी, और अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर पॉजिटिव एसोसिएशन होती है। आगे हम आ जाते हैं जी, फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक मिनट दीजिएगा जी। तो ये आगे इसने एक एग्जांपल आपके सामने ये रखी है, आरआर का फार्मूला आ गया है, कैसे आप निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये डिजीज डिवाइडेड बाय एक्सपोजर है, और उसको हम डिवाइड करते हैं नॉन डिजीज इन एक्सपोजर डिवाइडेड बाय डिजीज इन नॉन एक्सपोजर डिवाइडेड बाय द टोटल। तो ये रिस्क रेशो आ जाती है, और ओड रेशो जो सी है, ये दो चीज़ों के दरमियान में डिवीजन है बेसिकली, डिजीज यस और डिजीज नो। तो ए ओवर सी डिवाइडेड बाय बी ओवर डी, ठीक है। तो निकाली क्यों जाती हैं? निकाली इसलिए जाती हैं ताकि आप रिस्क के बारे में बता सकें कि भाई ये रिस्क कितना होता है या रिस्क हो सकता है, तो उससे आपको इंसिडेंस रेट, प्रेवलेंस के बारे में पता लग सकता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, ये हमने कर ली थी ऑलरेडी। उसके बाद रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्लेसेबो, एक्टिव कंट्रोल, हिस्ट्री कंट्रोल कुछ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हमेशा प्लेसेबो से ही हो। बाइंडिंग किस किस्म की होती है ये भी आपको बताई थी। पैरेलल और क्रॉस ओवर स्टडीज दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा, ये सीधी स्टडी जा रही है, एक एक पॉपुलेशन से सैंपल लिया, इंटरवेंशन 1 इंटरवेंशन 2, ये पैरेलल स्टडी है। जिसने इंटरवेंशन 1 लिया उसने आगे भी इंटरवेंशन 1 ही लेनी है, जिसने इंटरवेंशन 2 लिया उसने आगे भी इंटरवेंशन 2 ही लेनी है। लेकिन अगर आपके पास वॉश आउट पीरियड है, आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर आप ब्रेक ले सकते हैं, आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसकी हाफ लाइफ कम है, अगर आप डाइजॉक्सिन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो देखिए उसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है, तो आप उसको वॉश आउट पीरियड में जाएंगे तो वो तो 60 पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, उसकी हाफ लाइफ खत्म होते होते उसको वॉश आउट होते हुए कितना टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरह की स्टडी में आप क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। और सेकेंडली बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्रॉस ओवर में पेशेंट भी तंग पड़ जाता है कि भाई अभी ये दवाई दी है, अब बीच में रोक दिया, फिर ये वाली दवाई दी है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है। आगे हम आ जाते हैं मेन आज के टॉपिक से, सब ग्रुप एनालिसिस। अच्छा, ये पायरोरी के अमूमन सवाल बड़ा आता होता है। पायरोरी क्या होता है? बेसिकली एक सब ग्रुप बनाया जाता है। जब भी आप किसी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आरसीटी स्टार्ट करने लगते हैं, आप उससे पहले एक छोटे ग्रुप के अंदर टेस्ट करके देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पायरोरी। तो इसका एक और लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं पोस्टेरी, वो भी आप पढ़ सकते हैं उसमें जाके, जो उसके बाद होता है। पायरोरी मतलब प्रायर से लफ्ज़ निकला है, पहले। तो आरसीटी से पहले होगा तो वो पायरोरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए, हम देखने के लिए भी हमें कितने सैंपल की ज़रूरत होगी, हम ये देखने के लिए कि भी हमें सैंपल साइज़ कितना रखना है, हमें जौन सा है ना रिज़ल्ट किस तरह के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, या कितने अच्छे आ रहे हैं, तो वो जौन सा है उसके लिए हम ये सब ग्रुप एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद कंपोजिट एंड पॉइंट आ जाता है। कंपोजिट एंड पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, आपने एक स्टडी स्टार्ट की है, ख़त्म कब करनी है?
तो ख़त्म कब करते हैं? एंड पॉइंट पे करते हैं। तो एंड पॉइंट क्या होता है? आप ये कहते हैं कि जी अगर इतने लोगों को एमआई हो जाता है या इतने लोगों में डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे आके स्टडी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब आपने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं तो अब लाजमी तो नहीं है कि अब अगर आप एक दवाई दे रहे हैं तो उसका एंड पॉइंट एक ही हो, तो एंड पॉइंट तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल एंड पॉइंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट एंड पॉइंट, कि सबको हम मिला कर लिखते हैं। लेकिन उनमें भी खैर दो किस्म के आते हैं, प्राइमरी एंड पॉइंट होते हैं, सेकेंडरी एंड पॉइंट होते हैं। जो प्राइमरी है ना वो बेसिक चीज़ होती है जिसको आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एस्पिरिन दे रहे हैं पेशेंट को और आप ये देखना चाहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर एमआई कब होगा, तो प्राइमरी एंड पॉइंट आपका एमआई है, लेकिन सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या होगा? पेशेंट की डेथ भी तो हो सकती है। तो जब डेथ हो जाएगी तो वहां पे आपकी स्टडी रुक जाएगी। तो ये कंपोजिट एंड पॉइंट क्या होते हैं कि जिसमें हम प्राइमरी के अंदर और भी बहुत सारे डाल लेते हैं, हम हाइपरटेंशन भी डाल लेते हैं, हम उसके अंदर स्ट्रोक भी डाल लेते हैं, उसके अंदर हैमरेज भी डाल लेते हैं, कोई भी मतलब और चीज़ें आप साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जोन सा है इसमें कोई सिंगल प्राइमरी आउटकम नहीं होता। और प्रॉब्लम जोन सी है ना इसके अंदर क्या होती है कि आपको क्या मसाइल क्या आ सकते हैं। तो एक तो ये कि रिजल्ट इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, तो आपको रिजल्ट निकालने के लिए आपको बहुत मतलब ये कि तरीकों से आपको स्टडी को देखना पड़ता है। दूसरा ये हो सकता है कि डाइल्यूशन इफेक्ट आ जाए कि कोई, जब आप सैंपल इतना लेते हैं और जब आप मल्टीपल डिजीजेस देख रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ हाइड हो सकती है। तो जब हाइड हो सकती है तो इसी तरह कोई चीज़ ओवर भी नज़र भी आ सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा भी नज़र आ सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि आप चूंकि एक रिजल्ट को नहीं देख रहे, मल्टीपल रिजल्ट को देख रहे हैं, तो वो उन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। दूसरा आ जाता है जी सैरोगेट एंड पॉइंट। सैरोगेट एंड पॉइंट्स ये होते हैं कि वो बेसिकली आपका एंड पॉइंट होता नहीं है, लेकिन वो एंड पॉइंट दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा होता है। जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल है या इसमें एलडीएल-सी की इसने एग्जांपल दी है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डेथ रिडक्शन के बारे में बताएगा कि भाई एलडीएल-सी अगर आपने कम कर दिया है या एचडीएल आपका बढ़ गया है तो फिर सिंपल सी बात है कि पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को नहीं देख रहे, आप मैयर किसको कर रहे हैं? आप मैयर एलडीएल को कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डेथ रिडक्शन के बारे में भी पता लगी है। तो सरोगेट एंड पॉइंट कौन सा होता है ना, वो ऐसा होता है जो बेसिकली खुद नहीं होता, वो बेसिकली आपको दूसरी पिक्चर दिखा रहा होता है। ठीक है ना, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब ये कि ये एक फॉल्स पिक्चर है, लेकिन वो खुद अपनी वैल्यू नहीं बता रहा होता, बेसिकली वो आगे की चीज़ के बारे में बता रहा होता है जिसको आप वैसे उस वैल्यू के बगैर डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सरोगेट एंड पॉइंट, और मेरा ख्याल है कि कंपोजिट एंड पॉइंट आपको क्लियर है। ये इसमें से वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरोगेट एंड पॉइंट और जो कंपोजिट एंड पॉइंट है वो होते क्या हैं। अच्छा, ये उसके बाद एक आता है सुपेरियरिटी वर्सेस इक्वलेंस वर्सेस नॉन इंफेरियरिटी। अच्छा, हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो दो तीन किस्म के होते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये साबित करना है कि मैंने जो लिजिनोप्रिल है दैट इज सुपीरियर टू कोई भी है, कोई भी आप नियोप्रिल ले लेते हैं, मतलब कोई भी आप जोन सी है ना वो ले लेते हैं। चले आप एमलोडिबीन के साथ एग्जांपल, मतलब ये क्या वो कैल्शियम चैनल में आती है, हालांकि वो आती है उसमें आती है, लेकिन आप किसी भी किस्म का मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई ये इससे सुपीरियर है, तो वो सुपीरियरिटी ट्रायल होते हैं। ठीक है ना, जिसमें आप एक ड्रग को दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। दूसरे होते हैं इक्वलेंस। इक्वलेंस कहाँ पे की जाती है? इक्वलेंस नॉर्मली तब की जाती है जब आप ब्रांड का जेनेरिक बना रहे होते हैं। अब फाइजर ने एक ब्रांड लॉन्च किया है, अब उसके बाद जब उसके राइट्स खत्म हो गए हैं तो आप बनाने लगे हैं। तो आपने कम से कम ये तो बताना है ना कि भाई ठीक है, ये मतलब हम ब्रांड को क्रॉस नहीं कर रहे, हम उससे सुपीरियरिटी नहीं लेना चाह रहे, लेकिन ये है कि ये मेडिसिन इसकी इक्वल तो है एफिकेसी और सेफ्टी में। ठीक है, तो आई एम सॉरी। उसके बाद आ जाते हैं नॉन इन्फीरियरिटी। इसमें आप ये कहते हैं कि सुपीरियर तो नहीं है लेकिन इंफीरियर भी नहीं है। ठीक है ना, इट्स ये इक्वलेंसी में नहीं आता। ठीक है ना, ये इंफीरियरिटी और नॉन इंफीरियरिटी में के दरमियान में आता है। कि इसमें जो खास तौर पे ये अभी आपको पता लगेगा, नीचे शायद इसने दिया हुआ है, नॉन इंफीरियर डिफरेंस वाज डिफाइंड एज 13% और लेस। मतलब इसमें
इक्विवेलेंस से थोड़ा सा नीचे का गैप होता है, ठीक है। और इसमें इक्विवेलेंस में नॉर्मली हम तब करते हैं जब हम सेम जेनेरिक को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब ब्रांड्स का कंपैरिजन जब करते हैं तो वो हम इक्विवेलेंसी पे करते हैं कि भाई ये दोनों ब्रांड इक्वल हैं या नहीं है। लेकिन नॉन इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी नॉर्मली मल्टीपल क्लासेस या दूसरी ड्रग्स या दूसरे सॉल्ट्स के दरमियान में होता है कि भाई ये इससे बेहतर है, या इसमें आउटकम ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, या इसमें ब्लड प्रेशर के आउटकम ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ये एक आपको डिज़ाइन टू एवेल्युएट द ML, ये इसको ना ऑन टारगेट। अब ये मैंने आपको कल बताया था, क्लिनिकल ट्रायल के ना इस तरह के नाम होते हैं, अजीबोगरीब से नाम रख देते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑन टारगेट कहाँ से निकाला है कि स्टडी का नाम क्या था, द ऑन गोइंग टेलमिसार्टन अलोन एंड इन कॉम्बिनेशन विद रेमिप्रिल, कि अब आप अलोन दे रहे हैं या रेमिप्रिल दे रहे हैं, तो उसके साथ अब आपने कंपैरिजन करना है कि टेलमिसार्टन अकेला ज़्यादा अच्छा काम करता है कि रेमिप्रिल के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है ना। ये एक क्लिनिकल ट्रायल था, उसमें मतलब उन्होंने आगे उसकी डिटेल निकाली कि जिसमें हाई रिस्क ऑफ वेस्कुलर डिजीज है या नहीं है, या उस पेशेंट के अंदर क्या रिजल्ट आए या क्या नहीं आए। तो इन नॉर्मली जो से होते हैं ना इस तरह के जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जहाँ पे आप और ये स्टडीज तब भी की जाती हैं, इसमें एक और मैं बात ऐड कर दूं कि जब आपने ना कंट्रोल ग्रुप को कोई ना कोई मेडिसिन देनी होती है, कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी IRB जो उनसा होता है, रिव्यू बोर्ड जो उनसा होता है, वो कभी भी उस ड्रग को पब्लिक आपकी इजाज़त नहीं देगा, या आपकी पब्लिक किसी भी रिसर्च को, ऐसी रिसर्च को इजाज़त नहीं देगा जिससे किसी को हार्म या किसी की डेथ हो सकती है। तो वो ऐसे नहीं कह सकते कि जी हाँ जी ठीक है जी, आप जी पेशेंट को मेडिसिन दे दें, तो या और एक पेशेंट को दे दें और एक जो हार्ट पेशेंट है उस बेचारे को आप दवाई ना दें, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल एनालिसिस, कि आप इसको एनालाइज कैसे करते हैं। एक तो एक रैंडमाइजेशन होनी चाहिए, तो सबको पता है। ऑब्जेक्टिव क्या आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंडिंग होनी चाहिए, प्लेसेबो कंट्रोल है या किस तरह की स्टडी है। एंड पॉइंट दोबारा मैंने आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किस्म के होते हैं। सेकेंडरी का फायदा ये होता है कि मोर्टेलिटी वगैरह हमें पता लग जाती है, ठीक है ना, और कंपोजिट एंड पॉइंट भी हो सकते हैं। तो नॉन फैटल है, MI है, CHD हार्ट डिजीज, मतलब जोन सा भी आप इसमें जोन सा है वो प्राइमरी एंड पॉइंट ले सकते हैं। और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए, उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा है, T टेस्ट लगा है, काई स्क्वायर लगा है, कौन सा टेस्ट लगा है, उसकी पावर क्या है। अच्छा, ये पावर का क्वेश्चन अब की दफ़ा काफ़ी आया था मेरे एग्जाम में, तो काफ़ी था। आप लोग जो उनसे है ना इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा बायोस्टैटिस्टिक्स में कि पावर क्या होती है, ठीक है। सैंपल साइज कैलकुलेशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया, पायरोरी के थ्रू करते हैं सब ग्रुप एनालिसिस में। जब हम कम लोगों में टेस्ट करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हमें जो असल क्लिनिकल ट्रायल है उसके अंदर हमें कितने जोन सा है ना सैंपल चाहिए, कितने हमारे पास जोन सी है ना वो पब्लिक होनी चाहिए। तो इसके बाद ये कुछ फार्मूलेज आ जाते हैं, जो कैप्लन मेयर कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल वगैरह ये आ जाता है, ये सारे बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सरोगेट एंड पॉइंट LDLC लोएड और जो भी है रिजल्ट जो है ना वो इस तरह कंपाइल होने चाहिए। तो ये रिजल्ट लिखने का तरीका है, नॉर्मली इस तरीके से रिजल्ट लिखे जाते हैं, मैं आपको अपने भी दिखाऊंगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन टू कंसीडर वैल्यूएटिंग इंटरप्रेटिंग या क्लिनिकल ट्रायल के स्टडी डिजाइन कैसा था उसके बारे में क्वेश्चन है आ जाते हैं। आउटकम कैसे है, तो ये बेसिकली आपको आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए है, बाकी इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका एग्जाम से ताल्लुक है, इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, पर प्रोटोकॉल एनालिसिस और एज ट्रीटेड एनालिसिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेंशन टू ट्रीट ऐसा होता है कि जिस बंदे को हमने दवाई दी अगर वो बंदा मर गया बीच में, कि हमने 100 लोग दिए, 100 में से 2 की डेथ हो गई, अब आप इन 2 का रिजल्ट इंक्लूड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर तो आप करते हैं तो भाई वो इंटेंशन टू ट्रीट है, और अगर आप नहीं करते तो वो पर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन अप्रोच टू असेस द क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट, ये नॉर्मली इंटेंशन टू ट्रीट ही यूज किया जाता है। दिस इज प्रेफर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस इन सुपीरियरिटी ट्रायल। कि सुपीरियरिटी ट्रायल के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, इंटेंशन टू ट्रीट, ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है इसमें कहता है कि डिटरमिन इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट अंडर यूजुअल कंडीशन ऑफ यूज एनालॉगस टू रूटीन clinical practice in which a patient receive a prescription but may not adhere to the prescribed drug regime। तो ये मतलब ये कि वो उसके वो ये भी हो सकता है कि पेशेंट स्टडी खुद छोड़ जाए, ठीक है ना।
पर प्रोटोकॉल एनालिसिस जो से है हु डू नॉट एडहेयर टू एलोकेटेड ट्रीटमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल एनालिसिस। जो एडहेयर नहीं हुए उनको हमने फाइनल एनालिसिस में से बाहर निकाल दिया। तो हम ये बता सकते हैं इसमें कि एडहेरेंस कितनी है। कि अगर मैं कोई नया मॉडल लेके आया हूँ, फार्मास्यूटिकल मॉडल लेके आया हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ भाई ये कितना एडहेरेंस है, इसका रिजल्ट कितने अच्छे हैं। तो आप ये बता सकते हैं जी 40-80% लोगों ने स्टडी कंप्लीट की है, इसका मतलब है कि दे वर हैप्पी विद अस। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन एफिकेसी वगैरह और आप इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है जी एज ट्रीटेड। ये मैंने आपको कल भी बताया था। एनालाइज बाय एक्चुअल इंटरवेंशन रिसीव, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने ए को बी की ड्रग दी हो या बी को ए की ड्रग दी हो, तो ग्रुप्स की आपस में एक्सचेंज हुआ हो, लेकिन हमने उसको ऐसे ही लेना है कि उसको एक्टिव दिया तो एक्टिव वाले की ही कंसिडरेशन करनी है। तो इसे हम कहते हैं एज ट्रीटेड एनालिसिस। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये तीनों क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं एग्जाम में, कोई किसी ना किसी तरीके से वो लाजमी पूछ लेता है, तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, मैंने एक दो सिस्टमैटिक रिव्यू मेरे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, दो ही मैंने लिटरेचर पब्लिश किए हैं और दोनों ही सिस्टमैटिक रिव्यू हैं। इसमें क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एसोसिएशन देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा कि गल्फ रीजन में कितनी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग इनअप्रोप्रिएट है। तो मैंने पूरे गल्फ के एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन या सॉरी जो स्टडीज थी वो कलेक्ट की। कि जिस स्टडी ने इनअप्रोप्रिएटनेस के बारे में लिखा उनका मैंने डाटा निकाल लिया। फिर मैंने एंड पे ये लिखा कि जी इनअप्रोप्रिएटनेस बहुत ज़्यादा है, 40 से 80% तक है फॉर एग्जाम्पल। ये हो गया मेरा सिस्टमैटिक रिव्यू। क्यों ज़्यादा है, किस परसेंटेज के साथ ज़्यादा है, इसका रिस्क रेशो से क्या ताल्लुक है, और किस तरीके से इसे मीन इसकी वैल्यू कितनी आई है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, पी वैल्यू कितनी है। अगर मैं ये भी सारी चीज़ें लिख लेता तो वो मेटा एनालिसिस हो जाता, जिसपे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। ये एक मेटा एनालिसिस की इसने एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है ना, ये रिस्क रेशोज उसने इसके बारे में बताई हैं। तो ये एक सेंट्रल लाइन है, ये डायमंड हमने देखना होता है, डायमंड किसकी फेवर में जा रहा है। ठीक है, और प्लेसेबो इफेक्ट है और लैक्टोबैसिलस है, इसके अंदर हम रिस्क रेशियो देख रहे हैं किसका ज़्यादा है, लैक्टोबैसिलस की फेवर में डायमंड जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो लैक्टोबैसिलस है वो वाकई इफेक्ट कर रहा है हमारे पेशेंट्स को। ठीक है ना, तो इसमें रिलेटिवली रिस्क जो सा है वो कम है। और इसमें ये देखें, अब ये जो 1 आ गया है जिसके अंदर, तो मैंने आपको कल बताया था जिसके अंदर 1 आ जाएगा वो वैल्यू क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो इसको क्रॉस कर रही हैं, अब ये क्रॉस ऐसे कर रही है कि ये दिखा रही है कि ये जो इस वक्त पेशेंट है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है या स्टडी है फॉर एग्जांपल, इस स्टडी में वो ये बता रहा है कि कुछ लोग लैक्टोबैसिलस में गए लेकिन कुछ प्लेसेबो वालों ने भी इफेक्ट दी है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये डाउट हो गया क्रिएट, तो मैं इसे इनसिग्निफिकेंट कहूँगा, इसने रिजल्ट खराब कर दिया। ठीक हो गया, तो ये इसका मैं आपको अपना भी इसमें दिखाता हूँ। ठीक है ना, इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस और फनल प्लॉट, अच्छा असेसमेंट ऑफ पब्लिकेशन बाइस फनल प्लॉट, ये भी मैं आपको भी अपनी जो रिसर्च ऑलरेडी कर रहा हूँ उसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी। अच्छा, आगे आ जाते हैं ये मेटा एनालिसिस और समरी मेजर्स ऑफ इफेक्ट। अच्छा जी, रिलेटिव रिस्क डिफरेंस, ये होता है ट्रीटमेंट ग्रुप में कितना है और नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप में रिस्क रेशियो कितनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट ग्रुप और नॉन ट्रीटेड ग्रुप में रिस्क रेशियो कितनी है, दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो वो मुझे मिलता है रिलेटिव रिस्क। उसको अगर मैंने नंबर नीडेड टू ट्रीट, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन मेरे पास आ गई है, जो मैंने आपको बताया ट्रीटेड माइनस नॉन ट्रीटेड होती है। ठीक है, या मैं नॉर्मली इसे कहता होता हूँ कि आपके पास जो बड़ा नंबर होता है उसमें छोटा माइनस कर लें तो आपके पास एब्सोल्यूट रिस्क रेशियो आ जाती है। अगर इसको वन को डिवाइड करता हूँ अगर मैं इसके साथ, तो फिर मेरे पास नंबर नीडेड टू ट्रीट आ जाता है। नंबर नीडेड टू ट्रीट होता क्या है, ये वो है कि अगर मैं ये नंबर को ट्रीट कर लूंगा तो मेरे पास जो बाइसनेस है वो कम हो जाएगी, या मेरे पास जो सा रिस्क है ना वो बेहतर हो जाएगा। तो ये नंबर नीडेड टू ट्रीट होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 मिनट रह गए हमारे पास। ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश इट अर्लियर, अगर नहीं हो सका तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो ये नंबर नीडेड टू ट्रीट जो सा नाम इसमें कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन की मैंने एक वो बनाया है, वो मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर भी कर देता हूँ।
तो अप्लाइड टू क्लिनिकल आउटकम विद डाइकोटोमस डाटा। डाइकोटोमस क्या होता है? जिसमें दो रिजल्ट होते हैं, यस नो, अलाइव, डेड, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ये भी यस नो ही हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह के रिजल्ट के अंदर निकाला जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपका रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट होता है, नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, या तो वो 1 से आगे होनी चाहिए या 1 से पहले होनी चाहिए। अगर बीच में कहीं पे 1 आ जाता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। दूसरा होता है कि अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो जाए, 0.07 आ जाए, 0.08 आ जाए, ये पी, ये लिख लीजिएगा, पी 0.05 का चक्कर क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। पी लेस देन, ये आपने बड़ी दफा सुना होगा कि जी पी शुड बी लेस देन 0.05, ये क्या होता है, ये मैं आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अलबत्ता ये दो चीजें होती हैं जो आपकी नॉन सिग्निफिकेंस को जाहिर करती है। तो अगर तो आपकी स्टडी नॉन सिग्निफिकेंट है तो आप नंबर नीडेड टू ट्रीट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये भी आपको क्वेश्चन बाजू का देते हैं, वो जानबूझ के आपको वैल्यू देंगे, नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे जिसका नंबर नीडेड टू ट्रीटमेंट क्या है। तो आपने उसको देखना, अगर तो वो है ही नहीं तो नीचे ऑप्शन में आंसर होगा कि जी दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, सो देयर इज नो नीड टू चेक द नंबर नीडेड टू ट्रीट। तो नंबर नीडेड टू ट्रीट में उसमें फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे करना है ये उसका फार्मूला है, मैं आपको फार्मूले की एक पिक्चर भी भेज दूंगा, ठीक है। अब ये आ गया जनाब, रिलेटिव रिस्क आ गया, और ये भी रिलेटिव रिस्क आ गया, ठीक है ना। और ये इसका ARR आ गया इसमें से, और उसके बाद ये नंबर नीडेड टू ट्रीट आ गया 27 जोन सा है ना, ये हमारे पास नंबर नीडेड टू ट्रीट है, क्योंकि उसमें जो रिस्क है वो दूसरे के रिस्क से रिलेटिवली जोन सा है वो ज्यादा है। आगे मैं इसके चलता हूँ, रिपोर्टिंग ऑफ गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एब्स्ट्रैक्ट, और ये इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। क्लिनिकल ट्रायल को रिपोर्ट कैसे करते हैं, टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कोई भी आप पेपर खोलेंगे आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। आगे मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, फार्मेको इकोनॉमिक के। ये इसका एक क्वेश्चन मस्ट होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या होती है? डिफरेंस इन कॉस्ट अमंग द कंपेरेबल थेरेपीज आर इवैल्यूएटेड। मैंने आपको एनालाप्रिल दी और आपको मैंने लिसिनोप्रिल दी, किसने कॉस्ट मिनिमाइज की है? ठीक है ना, दो ट्रीटमेंट दी है, दोनों एक ही जैसा काम कर रही हैं, कॉस्ट किसमें मिनिमाइज हुई है? तो दैट इज मिनिमाइजेशन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है कि मैंने आप पे पैसे खर्चे हैं, मुझे क्या एफिकेसी मिली है भाई, या मैंने कोई प्रोग्राम शुरू किया है, या मैंने आपको मेडिसिन दी है तो उसका कितना रिजल्ट आया, तो वो होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अच्छा, इसमें ईयर ऑफ लाइफ सेव्ड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिम्टम्स ऑफ फ्री डेज, ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, ये अमूमन आपको ऐसे बताएगा कि जी हमने किसी बंदे को मेडिसिन दी और फिर, या हमने इतने 1000 दिरहम लगा के हमने एक कैंप बनाया और उस कैंप में लोगों का जो HbA1c है वो इतना कम हो गया, तो आपकी वो कॉस्ट जोन सी है वो इफेक्टिवनेस के बारे में बता रही है कि ये कॉस्ट इतनी इफेक्टिव हुई कि हमने इतने लाख दिरहम में इतने लोगों का HbA1c कम कर दिया, ये एफिकेसी है उसकी। दूसरा आ जाता है यूटिलिटी, ये अमूमन QALY आएगा यहाँ पे, ये याद रखिएगा, क्वालिटी लाइफ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। नॉर्मली आपको इसी तरह देगा कि आपकी जो कॉस्ट है उसने आपकी लाइफ की क्वालिटी पे क्या एग्जांपल दी है, क्या उसका असर है। तो ये जो सी है वो यूटिलाइजेशन है कि आपने यूटिलाइज कहाँ पे किया, ठीक है। अगर वो आपको ये कहता है कि हमने एक मेडिकल सेंटर बनाना है, ठीक है ना, तो ठीक है। अगर वो कहता है कि हमने मेडिकल सेंटर बनाना है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सी है वो बेहतर हो सके, या उसमें लाइफ एड ईयर्स ऐड हो सके, तो फिर आप उसको यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट है कि आपको प्लेज ऑन बोथ थेरेपी कॉस्ट एंड बेनिफिशियल हेल्थ आउटकम, कि उसका आपको फायदा क्या हुआ। हेल्थ आउटकम आपने देखने हैं कि हमने दोनों जगहों पे लगाए, और ये वाली जोन सी है ना कॉस्ट, हमें इसने बेनिफिट दिया है क्योंकि इसमें हेल्थ आउटकम जोन से वो अच्छे हैं, वो ओवरऑल है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं देखूंगा अगर मुझे कोई क्वेश्चन इसका मिला तो मैं आप लोगों के साथ, जिस तरह मैंने क्वेश्चंस का कहा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इनको कंपाइल करने में। तो वो इनके क्वेश्चन जो उनसे है ना वो आपको मजीद क्लियर कर देंगे
कि कौन सा मिनिमाइजेशन है, कौन सा इफेक्टिवनेस है, कौन सा यूटिलिटी है। अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी जाके देखें, इसका सवाल लाजमी आता है, हर पेपर में लाजमी आता है। आगे आ जाते हैं जी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है? मैं अब अगर आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, कोविड का टेस्ट हम कर रहे हैं आजकल, आपको पता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है? अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं। कोविड के जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी है, मेरा जहां तक ख्याल है 67%। तो वो सेंसिटिविटी क्या होती है? बेसिकली सेंसिटिविटी ये होती है कि आपका रिजल्ट 70% बताएगा अगर ट्रू पॉजिटिव होगा, 70% बताएगा अगर ट्रू पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, उसके चांसेस हैं। तो ये उसकी सेंसिटिविटी के बारे में बताया। लेकिन अगर मैं ये प्रोपोर्शन देखना चाहता हूँ कि मेरा नेगेटिव रिजल्ट कितनी दफा आता है, या मैं ये प्रोपोर्शन देख रहा हूँ कि ट्रू नेगेटिव डेटा करेक्टली आइडेंटिफाई, कितनी दफा ऐसे हुआ कि ट्रू नेगेटिव सही आइडेंटिफाई किया गया, तो फिर उसकी स्पेसिफिसिटी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है तरीकेकार। तो क्यों हम कर रहे हैं ये? ताकि अगर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आ गए, a test with a high sensitivity mean that a negative test can be rule out the disorder, कि हम ये बता सकें भाई हमने 70% वालों को इंक्लूड करना है, बाकियों को रूल आउट कर देना। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके अंदर करना है कि भाई इतनी है और ये कंफर्म है और इनको रूल इन कर लो, जो बाकी बच जाएंगे तो वो तो पॉजिटिव हुए ना फिर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्पेसिफिसिटी के अंदर नेगेटिविटी निकाली है, तो नेगेटिविटी हमें निकल गई तो पॉजिटिव वाले रूल इन हो जाएंगे। तो इसी तरह प्रिडिक्टिव वैल्यू की प्रिडिक्शन क्या है आपके टेस्ट की, क्या प्रिडिक्ट करते हैं? क्या मैं आपके टेस्ट से प्रिडिक्ट करूं कि हु विल हैव द डिजीज, और क्या मैं आपके टेस्ट से प्रिडिक्ट करूं कि हु विल नॉट हैव द डिजीज? तो जिसको नहीं होगा डिजीज तो वो प्रिडिक्शन होगी नेगेटिव प्रिडिक्शन, और जिसको होगा कि प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर उसे हम कहेंगे पॉजिटिव प्रिडिक्शन। मैथमेटिकली फार्मूला वही है, सेम टेबल है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो डाटा आता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ये सिर्फ आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। स्टैट के अंदर कोई नहीं है, इसी में आते हैं। और इसके लिए आपको कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे आपको रफ पेन और पेपर भी दिया जाता है ताकि आप लोग उसको अपने हाथ से एक दफ़ा लिख लें। अच्छा तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। सेंसिटिविटी कैसे निकालनी है मैंने अभी आपको बताया कि आपने टोटल ट्रू पॉजिटिव देखने कि ट्रू पॉजिटिव कितने, ठीक है ना। टेस्ट भी पॉजिटिव है और बंदे में डिजीज भी है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू पॉजिटिव हो गया। टेस्ट भी पॉजिटिव है और वो उसको डिजीज भी है। अब अगर एक बंदे का टेस्ट पॉजिटिव है और उसको डिजीज नहीं है, पहली तो बात ये, आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उसको डिजीज नहीं है, और या फिर आपको कैसे पता लगा उसको डिजीज नहीं है? तो उसके वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, या हम उसको रीटेस्टिंग करते हैं फिर उसकी। तो आपने कई सारे टेस्ट इस तरह के देखे होंगे, अगर आप थोड़ा सा याद करें अपनी जो आप लोगों की प्रैक्टिस है उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो कुछ हम पेशेंट्स होते हैं उनकी रीटेस्टिंग की जाती है। ये वाला टेस्ट फेल करता है, फिर उसके बाद अगले टेस्ट में फिर एक या दो दफा टेस्ट करते हैं, तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है ये ही इज ट्रूली पॉजिटिव और ही इज ट्रूली नेगेटिव, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन आती है विद सिम्टम्स, कि मतलब एक बंदे के सिम्टम ही नहीं है और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो ट्रू पॉजिटिव नहीं है बल्कि वो फॉल्स पॉजिटिव है। अब दूसरा है कि जी टेस्ट नेगेटिव आ गया, टेस्ट नेगेटिव आ गया लेकिन पेशेंट को डिजीज है, तो वो कौन सा है? वो फॉल्स नेगेटिव है, कि रिजल्ट हमें गलत नेगेटिव बता रहा है, असल में पेशेंट पॉजिटिव है। तो अगर असल में पेशेंट पॉजिटिव है तो डिजीज विल बी प्रेजेंट। इसी तरीके से कि ट्रू नेगेटिव है और उसको डिजीज भी नहीं है तो दिस इज अ ट्रू नेगेटिव। तो ये पहले टेबल आपने बनाना सीखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रू पॉजिटिव है, कौन सा ट्रू नेगेटिव है, और इसी तरह कौन सा फॉल्स पॉजिटिव है और कौन सा फॉल्स नेगेटिव, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी। आगे मैं लिंक से स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये मैं टेबल जोन सा है, ये जो पिक्चर है ये मैं आपको जोन सा है वो व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, चलिए ये भी उसमें चला जाएगा। अच्छा दूसरा हम कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा यहाँ तक ट्रू पॉजिटिव जोन सा है ये। अब आपने आपको वो वैल्यूज कोई भी स्टेटमेंट देगा तो उसमें से पहले आपने ट्रू पॉजिटिव निकालना है,
फॉल्स पॉजिटिव निकालना है, फॉल्स नेगेटिव निकालना है, ट्रू नेगेटिव निकालना है, फिर उसमें से आपने आंसर करना है कि जी सेंसिटिविटी कितनी है। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है कि भाई टोटल पॉजिटिव कितने हैं डिजीज में, और टोटल जो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव कितने हैं, मतलब टोटल डिजीज लोग कितने, ठीक है। तो डिजीज्ड वो भी तो हैं जो फॉल्स नेगेटिव है, उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है लेकिन एक्चुअली तो वो पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो दूसरा आ जाता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और इसी तरह नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो ये टोटल पॉजिटिव जोन से है वो डिवाइडेड बाय टोटल टेस्ट पॉजिटिव, कि टोटल कितने टेस्ट पॉजिटिव हैं। इसी तरह नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है तो टोटल ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल टेस्ट नेगेटिव, कि टोटल टेस्ट नेगेटिव कितने, ठीक है ना। तो ये इनका एक सिंपल सिंपल से फार्मूले हैं, और ये अगर अगर आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो नहीं बताता, लेकिन वो ये आपसे पूछता है कि पॉजिटिव लाइकलीहुड रेशो क्या है, लाइकलीहुड रेशो क्या है, कितने इस इन दोनों की रेशो क्या निकलती है कि भाई ये कितना पॉजिटिव करेगा और ये कितना पॉजिटिव करेगा, तो वो सेंसिटिविटी ओवर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है, और अगर नेगेटिव देखनी है तो 1 माइनस सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिसिटी है। ये आपने फार्मूले जितनी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कर ले, और ये आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने बेसिकली ना ये जो टेबल है ना ये आपने खुद बनाना है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि इसमें आपको बताएंगे जी टोटल पॉजिटिव 263 थे, उसमें से ट्रू पॉजिटिव 231 थे, ठीक है। तो आपको फॉल्स पॉजिटिव के बारे में नहीं बताएगा, वो आपने खुद माइनस करना है। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने डिजीज कहाँ पे लिखा है और मैंने टेस्ट कहाँ पे लिखा है, कहीं ये ना हो कि आप फॉल्स पॉजिटिव उठा के ट्रू पॉजिटिव के नीचे लिख दें, बात समझेंगे नहीं। तो आपने ट्रू पॉजिटिव के सामने फॉल्स पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव पेशेंट आए तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन इनमें जो ट्रू है वो यहाँ है और जो फॉल्स है वो यहाँ है। ये यहाँ ट्रू क्यों है, क्योंकि ये डिजीज है, इसको डिजीज भी है, लेकिन इसको डिजीज नहीं है इसलिए ये फॉल्स पॉजिटिव इधर आया, ठीक है। इसी तरह वो आपको बताएगा कि जी हमारे पास इतने नेगेटिव रिजल्ट आए, ठीक है। उन नेगेटिव रिजल्ट में से हमने चेक किया तो हमारे ट्रू नेगेटिव 54 थे, ठीक है। 81 में से 54 आ गए तो 27 ऑटोमेटिकली फॉल्स नेगेटिव हो गया। तो ये फॉल्स नेगेटिव कौन है, ये एक्चुअल पॉजिटिव पेशेंट। अब वो आगे से आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि जी हमें सेंसिटिविटी बताएं, स्पेसिफिसिटी बताएं, या आप हमें, तो वो बेसिकली अगर आपको मैथमेटिक्स के जोन से हैं वो क्वेश्चन अगर आपको याद होते हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन याद होते हैं, ठीक है। तो एक मिनट है, मैंने तो वो चेंज नहीं की। अगर आपको मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन याद हो स्टेटमेंट वाले, ये सेम उसी तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, रिस्क रेशो वाले भी, ओड रेशो वाले भी, एनएनटी वाले भी, एआरआर वाले भी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रिस्क रेशो वाला भी, नंबर नीडेड टू ट्रीट वाला भी, स्पेसिफिसिटी वाला भी, सेंसिटिविटी वाला भी, ये सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट को अगर आपको लगता है कि यार ये टाइम ज़्यादा लेता है, उसको वहीं पे फ्लैग करना है, फ्लैग करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना। लेकिन अगर आपको लगता है या कॉन्फिडेंट है यार मैं इसका आंसर जल्दी दे दूंगा, तो उसको फौरन जो सा है ना स्टेटमेंट को पढ़ें, गौर से पढ़ना है, टेबल बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू लिखनी है, या डिजीज और नॉन डिजीज, इवेंट और नॉन इवेंट, ठीक है ना, उनकी वैल्यूज आपने इस तरह पुट करनी है। ये टेबल बन गया तो आपका 50% आंसर निकला है, ठीक है। दूसरा आप कैलकुलेशन करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे आपके पास कैलकुलेशन पड़ी होगी, आपको खुद आंसर पड़ा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये क्या होता है बेसिकली? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, आप कोई भी रिसर्च करने लगते हैं तो उससे पहले उस रिसर्च के बारे में देखा जाता है कि भाई ये रिसर्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या इसके अंदर ये फ़ायदा होगा या ये फ़ायदा नहीं होगा, तो वो क्या नुकसानात हैं, तो वो फिर आपको इजाज़त देते हैं। तो वो जो बोर्ड है ना वो उसको मतलब ये कि उसको अलाउ करता है, रिकग्नाइज करता है, और वो बताता है कि जी आपने जो सा ना इसको कर सकते हैं या आप इसको नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स उसने बताई हैं कि जी ये मतलब बोर्ड्स चेंज होते रहे, कॉमन रूल तब निकला 1991 में आया, फिर इसके बाद कैटेगराइजेशन आ जाती है। जो इसमें मेजर क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्वेश्चन मैं आपको ना मेन पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आता है ना वो इसका आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम रिव्यू, एक्सपीडिटेड रिव्यू और फुल रिव्यू।
तो फुल रिव्यू कब होगा? जब पेशेंट को हार्म हो सकता है, या आपने उसको कोई मेडिसिन देनी है, या आपने उस पर कोई ट्रायल करना है। तो मतलब ये हुआ कि आरसीटी में और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज रिक्वायरिंग ब्रोंकोस्कोपी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेथड, मतलब आपने कोई मेडिसिन दी है, उसके बाद आप उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, तो फिर क्या है, आपने फुल रिव्यू करना है। एक्सपीडिटेड रिव्यू जोन सा है ना, वो तब होता है जब किसी भी चीज का कुछ चांस होता है, या आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई सैंपल ले रहे हैं, ब्लड सैंपलिंग ले रहे हैं जिसमें पेशेंट का कॉन्सेंट आपने लेना है, तो वहां पे आप एक्सपीडिटेड रिव्यू लेते हैं। एग्जम्पशन कब होती है? एग्जम्पशन होती है कि जी मैंने अब क्लास में देखना है कि भाई इतनी कि जी हमारी एवरेज हाइट कितनी है, मैंने क्लास में एवरेज हाइट चेक करनी है, या मैंने देखना है कि जी हमारे पास एक हॉस्पिटल में डेली के कितने पेशेंट आते हैं। तो भाई इसमें बोर्ड को, पेशेंट को या रिसर्च की वजह से किसी को कोई खतरा नहीं है, तो ये एग्जम्पशन है। तो फिर आपको रिव्यू एग्जाम कर देंगे, वो कहेंगे जी आपको रिव्यू कराने की जरूरत नहीं है। एक्सपीडिटेड रिव्यू एक और वजह से किया जाता है, जब आपने फुल रिव्यू लिया हो और फिर उसके बाद उसका एक टाइम होता है कि जी आपने ये स्टडी इतनी देर में करनी है, और फिर उसके बाद इन केस पे वो एक्सपायरी हो जाती है, या वो आपको दोबारा से, या उसके अंदर आपको चेंज करते हैं। इन केस एक्सपायरी की जगह जो मेन मेन है वो ये होता है कि अगर आप कोई स्टडी में चेंज लेके आते हैं, तो आप दोबारा से उसको रिव्यू में डालना चाहते हैं कि भाई मैं पहले ये कर रहा था, तो अब मैं ऐसे करने लगा। तो यूं नहीं है कि आप कर लेंगे, आपने वही करना है जो आपने अपने आईआरबी को बताया है। तो अगर आपने कुछ चेंज करना है, तो आप उसके अंदर पहले चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद पहले आप उनको बताएंगे आईआरबी को, वो एक्सपीडिटेड रिव्यू करवाएंगे, तो फिर वो होगा। तो फिर आपको फुल रिव्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फुल रिव्यू मिला हुआ है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है ना, वो ये आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो अंदर अगर आपने स्टडी करनी हो, तो क्या करेंगे आप? फुल रिव्यू करेंगे, अगर वो मेडिसिनल हो तो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ये कहता है कि अगर हमने प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद अब बेबी भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब उसका जो प्लेसेंटा है वो आपने थ्रो करना है, वो प्लेसेंटा आप थ्रो ना करें, आप हमें दे दें, तो हम इसको जोन सा है ना वो रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस किस्म की जोन सी स्टडीज होती है ना, वो एक्सपेक्टेड रिव्यू में आ जाती हैं, क्योंकि इससे ना तो बेबी को कोई खतरा है, ना मदर को कोई खतरा है, लेकिन वो चूंकि एक बायोलॉजिकल मैस है, और उसकी जो स्टडी है उसको फिर भी देखना तो पड़ेगा कि उसको कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, तो उसके लिए जोन सा है वो ये वाला रिव्यू रिक्वायर होता है। तो ये आईआरबी के बारे में है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, किस किस से लेना चाहिए, या पढ़ ले, आपके लिए हो सकता है किसी हद तक आपको फायदा हो इसका, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि जी जब हमने किसी भी किस्म की स्टडी करनी होती है, तो उसमें हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, और उनसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उनको बताते हैं कि भाई हमने ये स्टडी ऐसे करनी है, इसमें ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें नहीं होंगी, तो इससे आपको ये नुकसान हो सकता है, ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो फिर वो इस चीज़ को जोन सा है ना वो देखते हैं, और फिर वो इसको करते हैं। अच्छा, इसमें बाकी जोन सा है ना, जो लास्ट टॉपिक है प्रोफेशनल राइटिंग पब्लिकेशन प्रोसेस, इसमें बस आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना होनी चाहिए कि जी प्राइमरी लिटरेचर कौन कौन सी किस्म का होता है, पब्लिकेशन प्रोसेस, जर्नल सिलेक्शन होती है, जर्नल में सबमिट करते हैं अपना पेपर, और फिर उसके बाद वो उसकी इजाज़त मिलती है। इसका आंसर देखें ना, तो आपने उसकी डिटेल में लाजमी जाना, ठीक है। पहला तो वैसे बहुत ही सिंपल था, जो दूसरा है ना वो है इंटरनल वैलिडिटी। वो कहता है जी इसका आंसर है कैसे है, is greatly jeopardized because the study is not designed to protect against this possible bias. In a sense, this design flaw jeopardize external validity. How well does a study apply to the other patient with this condition? But a lack of internal validity is most affected. Answer B is correct. बेसिकली तो एक्सटर्नल भी है, क्योंकि वो किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन पहली वीकनेस किस चीज में है, उसकी इंटरनल वीकनेस है, इंटरनली स्टडी वीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये इंटरनल कैसे वीक है, इंटरनल वैलिडिटी कैसे इसका आंसर है। अब हमने आंसर भी पढ़ लिया है, अब आप मुझे इसकी मजीद कोई एक्सप्लेन अगर कोई कर सकता है तो बताएं। जी रेहान भाई, क्या ख्याल है? कोई ऐसे ही मतलब कोई रैंडम आंसर करने। जी जी नहीं, मुझे इसका आंसर था कि इंटरनल वैलिडेशन पे ही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी हाँ वो भी बोले, हाँ सही बात है। तो जी बाकी भी हमारे पास 7-8 हैं लोग, बताएं जी,
वरना रेहान भाई बताएं। जी रेहान भाई। देखिए ये आपके जो आपकी स्टडी है वो ही इससे मुतासर हो गई है कि जो आपका डाटा कलेक्शन वहां से आपकी बायसनेस आ रही है, तो ये इंटरनली वैलिडिटी इसकी खराब हो रही है, मतलब जो उसका बेसिक है वहां पे इसका इशू आ रहा है। एग्जैक्टली। तो मसला कहाँ पे है? स्टडी मेथड और स्टडी डिजाइन में, कि आपने स्टडी मेथड और स्टडी डिजाइन में ही आपकी गलती निकल आई कि आपने उसको इंटरनली मजबूत नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर इसकी इंटरनल वैलिडिटी जो सी है ना, वो इसकी इस हिसाब से जो सी है वो वीक है। तो ये मतलब अब आप देखें ना कि आपको उसने ये एक बात याद रखिए कि ये जो पेपर है ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल होता है इस मामले में। तो ये इतना स्ट्रेट अवे आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपका कोई रट्टे का एग्जाम नहीं है कि वो देखेंगे जी आपको कितनी चीज़ें याद है और कितनी चीज़ें नहीं याद है। So, when describing the result of a randomized controlled trial, the investigator report using an intention to train analysis to analyze their data. The result of their investigation comparing two diuretics for heart failure show no difference in the number of hospitalization for decompensated heart failure between the treatment group. Given their method of data analysis, which statement is most appropriate? May be susceptible to the issue regardless the recall bias provided a good measure of effectiveness under typical clinical condition, cannot provide an estimate of a method effectiveness, may overestimate the actual treatment effect.